कि रिसर्च क्या होता है, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है? रिसर्च का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, शोध होता है, जानते हैं ना। और अब एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिक्षमता, अभिव्यक्ति या अभिक्षमता, ठीक है। मतलब आपको इतना पता होना चाहिए, जैसे आप, ऑब्वियस सी बात है कि आप यूजीसी नेट पास करेंगे तो नेट पास करने के बाद आप जाएंगे कहाँ, पीएचडी करने, है ना, क्योंकि पीएचडी करने के लिए ही नेट पास करते हैं, आप प्रोफेसर बनने के लिए। तो जब आप नेट पास करेंगे, पीएचडी करने जाएंगे, तो पीएचडी में क्या होता है, रिसर्च होता है ना। तो रिसर्च का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, क्या होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। जो पीएचडी करते हैं ना, उनको एक 6 महीने का कोर्स वर्क होता है, क्या होता है, 6 महीने का कोर्स वर्क होता है। और कोर्स वर्क में ना 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 में रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाया जाता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है। और रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर 2 में उसका अपना सब्जेक्ट होता है, ठीक। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में मेनली पढ़ाया जाता है कि आप रिसर्च करने ही जा रहे हैं, इसलिए आपको रिसर्च स्कॉलर कहा गया है। क्या कहा गया है, रिसर्च स्कॉलर। आप रिसर्च करने जब जा रहे हैं तो आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए कि रिसर्च होता क्या है, सबसे पहले, ठीक है। रिसर्च क्या होता है और रिसर्च का टाइप्स क्या होता है, ठीक है। उससे रिसर्च करने से हमको क्या मिलता है, ठीक। तो ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड में। तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी ना थोड़ा सा लार्ज एरिया हो जाता है, क्या होता है, मेथोडोलॉजी पे बात करता है, ठीक है। लेकिन यूजीसी नेट ना कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछता है, क्या पूछता है, बेसिक क्वेश्चंस। और बेसिक क्वेश्चन जो होता है उसी को हम, बेसिक नॉलेज जो होता है उसी को हम रिसर्च एप्टीट्यूड कहते हैं। कि आप पीएचडी करने जा रहे हैं, रिसर्च से रिलेटेड आपको थोड़ा सा बेसिक बातें तो आपको पता होना ही चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। तो आज के क्लास में हम रिसर्च एप्टीट्यूड जो है इसको हम एक कंप्लीट ओवरव्यू देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, कंप्लीट ओवरव्यू। देखिए, हम कोई भी टॉपिक को अगर पढ़ने जाते हैं, कोई भी टॉपिक को अगर हम पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले हमारा रोल क्या होना चाहिए, उसका ओवरव्यू हमारे पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओवरव्यू, ठीक है। ओवरव्यू जब हमारे पास होगा तो हम क्या करेंगे कि हम आसानी से उसमें जो जितने भी टॉपिक्स आएंगे उसको हम समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमारे पास ओवरव्यूज होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे दे रखा है रिसर्च एप्टीट्यूड में, रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, रिसर्च कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी क्या विशेषता है, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, मतलब रिसर्च अप्रोच के बारे में पूछ रहा है कि रिसर्च का अप्रोच क्या क्या हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। उसका मेथड्स क्या होता है, रिसर्च करने का मेथड्स क्या होता है, एक होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, जब हम एक्सपेरिमेंट करके रिसर्च करते हैं, ठीक है। जैसे 500,000 लोगों पे को हम इंजेक्शन दे के और देखेंगे कि इंजेक्शन कितना इम्पैक्ट करता है, एक्सपेरिमेंटल हो गया। एक डिस्क्रिप्टिव होता है, वर्णन करते हैं, हम क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। हिस्टोरिक होता है, इतिहास से संबंधित जो रिसर्च होता है कि इतिहास में कोई घटना हुआ है, उस घटना में ऐसा क्या हमको सीखने को मिला है, ठीक है, या क्या ऐसा चीज है जो हम नहीं जान पाए हैं, उसको हम खोजते हैं, तलाशते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि हम उसका क्वालिटी बताते हैं, व्याख्या करते हैं, उसका जो मतलब गुणवत्ता होता है, महत्व होता है, उसके बारे में बात करते हैं कि अगर कुछ हुआ तो उसका क्या महत्व है, क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव मेथड्स होता है, क्वांटिटेटिव मेथड्स में हम देखते हैं कि जो लार्ज नंबर डेटा का, जैसे एक बड़ा संख्या, बड़े जैसे 300, 400, 500 या 10,000, 20,000 लोगों पे हम रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। किसी चीज का ओपिनियन पोल करते हैं कि मान लो कि अगर भारत पाकिस्तान पे आक्रमण करेगा तो भारत पे क्या असर होगा, तो हम क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। किससे, लोगों से करेंगे, हिस्टोरियन से करेंगे, जो एक्सपर्ट होगा उससे सर्वे करेंगे, है ना, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर इसी तरीके से कुछ बेसिक चीजें होता है कि अगर स्कूल में कुछ नया चीज लॉन्च करना हो तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा,
तो स्कूल टीचर बच्चों पे रिसर्च करके एक डेटा निकालते हैं, ठीक है, तो उसको क्वांटिटेटिव कहते हैं, जिसमें हम क्वांटिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वांटिटी। देखिए क्वांटिटी और क्वालिटी, ये हो गया क्वालिटेटिव, मतलब क्वालिटी पे बात कर रहा है, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता पे बात कर रहा है, और ये क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया क्वांटिटी पे बात कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ डेटा पे बात किया जा रहा है, डेटा बेस्ड ये रिसर्च हो गया, ठीक है। फिर हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च का क्या स्टेप्स होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम प्रॉब्लम को देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, फिर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके पहले वाला जो रिसर्च होता है उसको देखते हैं, ठीक है, जिसको हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, कि पहले भी इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है, उसका कैसे सॉल्यूशन निकला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझते हैं। फिर हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है रिसर्च करने के लिए? थीसिस राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग। मतलब हम जो पीएचडी करते हैं, ठीक है, जब हम पीएचडी करते हैं तो पीएचडी के दौरान हमारा पीएचडी में होता क्या है? हम एक थीसिस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? थीसिस लिखते हैं। और ये थीसिस जो होता है वो एक बुक होता है। क्या होता है? एक बुक जैसा होता है, ठीक है। मान लेते हैं हम एक समस्या आइडेंटिफाई किए, उस समस्या पे आधारित वो समस्या बुक लिखने जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम चूज करके समस्या को, और उस पे हम एक उसका सारा जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस डिफाइन कर दिए, उसका डिजाइनिंग तैयार कर दिए, उसका हम हाइपोथेसिस तैयार कर दिए कि हम जो थीसिस लिखने वाले उसमें क्या क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम वो करते हैं। जैसे मान लो कि आपको यहाँ से अमेरिका जाना है, ठीक है। कहाँ जाना है? अमेरिका जाना है। तो आपको अगर यूएसए जाना है, यहाँ से यूएसए का मतलब अमेरिका होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका जाना है, तो सीधे आप मुंह उठा के और अमेरिका नहीं ना चल जाएंगे, सो के उठेंगे, मुंह उठा ले चल जाएंगे पैदल पैदल अमेरिका, बगल में तो है नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं आप? एक प्लान करते हैं। क्या करते हैं? एक प्लानिंग करते हैं। इसी प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब हम थीसिस लिखने से पहले क्या करते हैं? उसके बारे में एक प्लानिंग करते हैं कि अमेरिका जाने के लिए हमारे पास कम से कम 1 लाख का फंड होना चाहिए, 1 लाख रुपया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमको हमारे पास एक वीजा होना चाहिए, हम किस आधार पे जा रहे हैं, मतलब हम टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं कि जॉब करने जा रहे हैं या किसी और पर्पज से जा रहे हैं, तो वो वीजा होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम पासपोर्ट, हम सारा जो प्लानिंग होता है वहां जाने से पहले, वो प्लानिंग को हम एक ओवरव्यूज के रूप में लिखते हैं, उसी को हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस, ठीक है। उसके बाद हम जो थीसिस लिखते हैं, उस थीसिस में हम कैसे वर्ड्स लिखते हैं, हमारा वर्ड्स कौन सा होना चाहिए, उसका स्टाइल कौन सा होना चाहिए, ठीक है, उसका रेफरेंसिंग कौन सा होना चाहिए। मतलब मान लीजिए हम एक बुक लिख रहे हैं, तो बुक हम अपने मन से तो नहीं लिख देंगे, अपने मन से बुक लिखेंगे नहीं ना, हम कहीं से न कहीं से पढ़ेंगे, किसी न किसी किताब से पढ़ेंगे, किसी न किसी जगह पे जाके उसको देखेंगे, उसके जो घटना होगा उसका एनालिसिस करेंगे। तो उस घटना हम जो जहां से जो चीज सीखे हैं उसको हम लिखते हैं अपने किताब के अंत में, उसी को हम रेफरेंसिंग कहते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। मतलब आईसीटी का मतलब होता है कि हम क्या क्या बोलते हैं, इंटरनेट वाला टूल्स इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, कंप्यूटर का इस्तेमाल किए हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए हैं, उसके बारे में हम देखते हैं कि रिसर्च में हम क्या क्या इस्तेमाल किए हैं, कौन सा एप्लीकेशन अप्लाई किए हैं, ठीक है। उसके बाद रिसर्च एथिक्स होता है। एथिक्स का मतलब होता है कि हम देखते हैं कि एथिक्स का मतलब होता है नैतिकता। क्या होता है? नैतिकता। तो हम अगर रिसर्च कर रहे हैं, तो आप जैसे अभी अपना मास्टर्स वाला जो असाइनमेंट बना के देते हैं, कहता है कि जाओ ना लिख के लिया ना, तो लिख के अपना मन से तो नहीं लिखते हैं, जाते हैं किसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, है ना, दे के टिप देते हैं। तो वहां पे आप नैतिकता नहीं किए हैं, लेकिन वहां पे वो है एक प्रोसेस, आपको बेसिक चीज सिखाया जा रहा है, इसलिए आपको नहीं रोक टोक किया जाता है। लेकिन रिसर्च जो होता है, आप एक बुक पब्लिश करवाने जा रहे हैं, हम ऑलरेडी एक बुक लिख चुके हैं और आप सेम सारा डेटा उठा के और अपने एक बुक में लिख के और ऊपर फ्रंट पेज हटा के अपना नाम लिख देंगे राइटर के तौर पे, तो उसका राइटर आप नहीं हो जाएंगे। आप यहाँ पे क्या कर दिए? चोरी कर लिए। क्या कर लिए? चोरी कर लिए। इसी चोरी को हम बोलते हैं साहित्य चोरी। क्या बोलते हैं? साहित्य चोरी। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेजरिज्म।
रिज्म, प्लेजरिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो समझ गए ना। तो इसमें नैतिकता आपको दिखाना पड़ता है कि आप अगर मेरे बुक से कुछ देख के लिख रहे हैं तो आप हमको रेफरेंस में मेरा बुक का नाम देंगे, हमको क्रेडिट देंगे। यही कहा जाता है रिसर्च एथिक्स। रिसर्च का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखिए मीनिंग, अर्थ क्या होता है रिसर्च का अर्थ। अनुसंधान एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक खोज है जिसका उद्देश्य नए तथ्यों की खोज करना और सत्यापन करना या पुराने तथ्यों की व्याख्या करना। समझ में आया? अभी हम आपको ऊपर में पूछे थे कि रिसर्च का मतलब क्या होता है, आपको बताए थे बस, लेकिन ये नहीं बोले थे कि रिसर्च का डेफिनेशन क्या होता है ना। तो सब लिखिए, ये मतलब रिसर्च का मतलब होता है कि आप किसी डेटा के आधार पे उस पर शोध कर सकते हैं। मान लो कि एक डेटा कहता है, चलो एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं कि अगर एक टीचर को जानना हो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है, कौन सा माध्यम है जिससे बच्चे सबसे ज्यादा समझते हैं, समझ रहे बात। हमको अगर जानना होगा, रिसर्च करना, मेरे को जानने का सिंपल सा मन किया कि आखिर आपको हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो ज्यादा आपको समझ में आता है कि ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आता है। समझ रहे बात। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये एक प्रॉब्लम हो गया। क्या हो गया? एक प्रॉब्लम। अब हमको पता चल गया कि हमको क्या खोजना है। समझ रहे ना कि हमको पता चल गया कि हमको क्या खोजना है। हमको खोजना है कि ऑनलाइन ज्यादा बेहतर है कि ऑफलाइन ज्यादा बेहतर है ना। ये हमारा एक रिसर्च का क्या हो गया, हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया, एक क्वेश्चन हो गया कि हम इस आधार पे अब हम रिसर्च करेंगे। हमको क्या मिल गया? एक डायरेक्शन मिल गया कि हमको किस आधार पे खोजना क्या है। तो सबसे पहले इस रिसर्च का मतलब होता है कि हम एक प्रॉब्लम को खोजते हैं, ठीक है। और इसमें हम अगर प्रॉब्लम खोजते हैं तो ये क्या होगा, एक लॉजिकल क्वेश्चन होगा। लॉजिकल क्वेश्चन होगा ना कि हमको जानना है कि रिसर्च कैसे करना है ना। मतलब ये डेटा हमको कहां से निकालना है, ये हमारा लॉजिकल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम इसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। जो मेरा जो प्रॉब्लम है उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे ना। चलिए, ये एक तो हमारा प्रॉब्लम हो गया। दूसरा, मान लो इतिहास का कोई घटना है, जैसे भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, ठीक है। भारत पाकिस्तान सब छोड़ दीजिए, ऑपरेशन सिंदूर तो जानते होंगे आप लोग। ऑपरेशन सिंदूर, चलो हमको अगर रिसर्च जानना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत के अर्थव्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। समझ गए? अगर हमको ये जानना हो कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, एक रिसर्च हो जाएगा। हम भारत के अर्थव्यवस्था पे प्रभाव के लिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान होने वाले क्या करेंगे, ट्रेड और स्टॉक, ठीक है, कंपनीज में घाटा और मुनाफा को पहचानेंगे। क्या करेंगे, कंपनी स्टॉक ट्रेड्स में क्या घाटा हुआ, क्या मुनाफा हुआ, क्या कोई सामान का दाम बढ़ा था, क्या एक्सपोर्ट में कोई चेंजेस आया था, क्या इंपोर्ट में कोई चेंजेस आया था, मतलब निर्यात और आयात में कोई बदलाव हुआ है। इनसे हम क्या जानेंगे कि भारत के अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा। तो ये क्या है, एक सिस्टमेटिक मेथड्स है, एक लॉजिकल क्वेश्चंस है। क्या है, एक सिस्टमेटिक मेथड्स मतलब एक व्यवस्थित तरीका है और तर्क संगत बात है। ऐसा नहीं कि हम उठ के चल दिए कि रोड ऐसे काहे बनल है ना, कुछ भी उलूल जुलूल सोच के रिसर्च नहीं करते। रिसर्च का मतलब होता है
कि एक व्यवस्थित और तर्क संगत प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए तथ्यों की खोज किया जाता है। अगर हम भारत के अर्थव्यवस्था पे प्रभाव का खोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नए तथ्यों का खोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नए तथ्यों का खोज हो जाएगा। ठीक है, नए तथ्यों का खोज कर लिए। ठीक है, हो सकता है कि पुराने तथ्यों, जैसे अब मान लो कि 1857 की जो क्रांति हुई का प्रभाव क्या है, 1857 के क्रांति का प्रभाव अगर इस पे हम रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो हमको तो ऑलरेडी पता है ना कि प्रभाव क्या हुआ है। इतने सारे बुक, इतने सारे रिसर्च हो चुके हैं ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो पुराना जो डेटा है या पुराना जो रिसर्च है उसका क्या करेंगे, पुनः परीक्षण करेंगे। पुनः परीक्षण करेंगे, अध्ययन नहीं, पुनः परीक्षण मतलब फिर से इसको देखेंगे। हमको कहीं शक लगेगा कि इसमें जो प्रभाव लिखा हुआ है उसमें जरूर कुछ ना कुछ गोलमाल है ना, लोगों को नहीं मिला है इसका एक्चुअल प्रभाव, तो हम इसका पुनः परीक्षण कर दिए। मतलब इससे हमारा क्या तात्पर्य है कि पुराने जो तथ्य है उस पर हम पुनः परीक्षण कर सकते हैं, री एग्जामिनेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, री एग्जामिनेशन करके हम न्यू फैक्ट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम किसी सिद्धांत पे जो पहले से दिया हुआ सिद्धांत है उस पे भी पुनः विचार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पुनः विचार कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमारा जो संविधान बना, क्या बना, हमारा संविधान बना 1950 ईस्वी में। ठीक है, तो 1950 ईस्वी का जो उसमें कुछ आंकड़ा है, डेटा दे रखा है, वो तत्कालीन समय के अनुसार दे रखा है। मान लो कि संविधान में दिया गया कि 543 सीट है। ठीक है, किसका, लोकसभा का। किसका सीट है, 543 लोकसभा का। तो इसमें यह भी दे रखा है कि आप संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, संवैधानिक संशोधन करके इस सीट को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान में जो 543 सीट है, तो एक सीट जो है उसमें कुछ 20 लाख पॉपुलेशन को रखा गया है। मतलब 20 लाख पॉपुलेशन पे एक सांसद का सीट, एक पार्लियामेंट मेंबर ऑफ एमपी का सीट रखा जाएगा। किसका, 20 लाख जो पॉपुलेशन होगा उस पे एक एमपी का सीट रखा गया है। तो उस समय जो वो था, पॉपुलेशन था, उस समय पॉपुलेशन कम था, है ना। अभी हमारा पॉपुलेशन कितना हो गया, 140 करोड़, तो उससे तो बहुत बढ़ गया है। तो अभी हमको क्या जरूरत है, जो सिद्धांत दिया गया है, जो पुराना डेटा दे रखा है, उसमें फिर से री एग्जामिनेशन करके, सुन रहे हैं, उस डेटा का री एग्जामिनेशन करके इसमें अगर कोई बदलाव का गुंजाइश हो, क्या हो, कोई बदलाव का गुंजाइश, तो उसमें हम बदलाव करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो यही हमारा जो मतलब है, यही कि हम एक व्यवस्थित तरीके से और तर्क संगत प्रक्रिया के द्वारा नए तथ्यों की खोज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो पुराने तथ्य होता है उसका पुनः परीक्षण करते हैं। नए सिद्धांत होते हैं या पुराने सिद्धांत होते हैं, उनका पुनः परीक्षण करते हैं। ठीक है, और उसका विस्तार करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। रिसर्च का मतलब बोलते हैं। ठीक, आप सब लोगों को समझ में आ गया कि रिसर्च का मतलब क्या है। एग्जाम्पल भी दे दिए। मान लो कि हमको जानना है कि ऑनलाइन इंपॉर्टेंट है कि ऑफलाइन इंपॉर्टेंट है। ऑफलाइन से ज्यादा बच्चे समझते हैं, और बहुत सारा एग्जाम्पल देके समझा दिए। क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं कि रिसर्च का टाइप्स क्या होता है। रिसर्च जो होता है उसके टाइप्स क्या होते हैं। देखिए इसके टाइप्स हर एक मतलब कई टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट बेस के आधार पे होते हैं, लेकिन कुछ हम बेसिक टाइप्स देख ले रहे हैं। हम आगे जब इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे, डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे, पूरा डिटेल्स में आपको डेफिनेशन भी दे देंगे, बता देंगे उसका, हम वो भी दे देंगे। ठीक है, इसके टाइप्स को हम पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, है ना। उसको एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे किसका कहाँ पे जरूरत पड़ता है। हम आपको शुरू में ही बताया कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका ओवरव्यू हमारे लिए जरूरी है। क्या जरूरी है, ओवरव्यू जरूरी है। ठीक है,
इसलिए हम आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे रहे हैं। तो टाइप्स में हम देखते हैं कि फंडामेंटल या प्योर रिसर्च। फंडामेंटल या प्योर रिसर्च का मतलब होता है कि आप सिद्धांत का निर्माण करते हैं, नए सिद्धांत का खोज करते हैं। क्या करते हैं? नए सिद्धांत का खोज करते हैं, नया सिद्धांत बनाते हैं, नया थ्योरी क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लो कि कुछ अभी तक कोई नया सिद्धांत नहीं खोजा है और आप खोज दिए कि 4 लोग एक कमरे में 40 दिन रहते हैं तो उससे उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। 4 लोगों को अगर एक कमरे में 40 दिन के लिए बंद कर दिया जाए पूरा खाना पीना के साथ और उसको कुछ भी नहीं दिया जाए तो चारों एक दूसरे को मारते हैं कि पीटते हैं कि साथ में अच्छे दोस्ती करके निकलते हैं कि साथ में दुश्मनी करके निकलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हम एक न्यू सिद्धांत डेवलप करेंगे। क्या करेंगे? न्यू सिद्धांत डेवलप करेंगे। ये हो गया हमारा। ठीक है, फिर होता है दूसरा अप्लाइड रिसर्च। आप लोग घबराइए नहीं, आपको अभी इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो अभी बस बेसिक है, आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहे हैं आपको कि रिसर्च होता क्या है। आपको इसका पूरा डिटेल्स एग्जाम्पल के साथ हम लिखवा के नोट्स देंगे और आपको याद भी करना है और टेस्ट भी देना है। ठीक है, दूसरा होता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का मतलब होता है कि कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्या करना है? कोई व्यवहारिक समस्या का समाधान हेतु। व्यवहारिक समस्या का समाधान, जैसे व्यवहारिक समस्या क्या हो सकता है? दहेज प्रथा एक अभिशाप, मतलब दहेज प्रथा के, दहेज के वजह से हम आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं ना कि कितने लोग मरते हैं, क्या होते हैं, कितने महिलाएं आत्महत्या करती है, कितने महिलाएं आत्मदाह करती है, कितने घर बर्बाद हो जाते हैं, कितने सारे डिवोर्स हो जाते हैं, कितने सारे केस कोर्ट में आ जाता है ना। तो इसका हम एक व्यवहारिक समस्या है, इस पे हम क्या करेंगे? एक शोध करेंगे, एक रिसर्च करेंगे। तो उस रिसर्च में हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे? अप्लाइड रिसर्च। उस रिसर्च को हम क्या बोलेंगे? अप्लाइड रिसर्च। मतलब दहेज प्रथा एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा हुआ है। कब से? प्राचीन मतलब मध्यकाल से ही। प्राचीन काल में तो दहेज प्रथा का बहुत ज्यादा वो बात नहीं था। मध्यकाल से आधुनिक काल तक, मतलब मॉडर्न पीरियड से जो ये है रिसेंट तक की जो प्रॉब्लम्स है, रिसेंट प्रॉब्लम में या वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में दहेज प्रथा एक बहुत बड़ा समस्या के रूप में उभरा हुआ है। ऐसा करके हम एक क्या बनाएंगे? एक टॉपिक्स बनाएंगे जो हमारा प्रॉब्लम होगा रिसर्च का। ठीक है, उस समस्या के समाधान हेतु इसका समाधान कैसे करें, तो हम रिसर्च करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? प्रॉब्लम के जड़ तक पहुंचेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम के जड़ तक जाएंगे कि आखिर ये जो दहेज प्रथा का जो चलन हुआ, ठीक है, प्रचलन हुआ, ये हुआ कहां से, क्यों हुआ और ये आया कहां से? क्या ये समस्या आर्थिक है या सामाजिक है या राजनीतिक है या सांस्कृतिक है ना? तो हम उसके जड़ तक जाएंगे। ठीक है, फिर अगर हमको पता चल गया कि ये जो दहेज प्रथा का जो दहेज प्रथा जो समस्या है वो एक सामाजिक समस्या होने के साथ साथ एक आर्थिक समस्या भी है। समझ रहे हैं? एक सामाजिक समस्या के साथ साथ एक आर्थिक समस्या भी है। हमारे कहने का मतलब है कि समाज में तो ये व्याप्त है ही दहेज प्रथा कि फलानवा के बेटा के 40 लाख दे रहे हैं, 50 लाख दे रहा है, तो हमको भी 50 लाख चाहिए। फलानवा के घर में 5 लाख दहेज दिया है तो हमको अपने समाज में दिखाना है लोगों को कि मेरे बेटा को इससे ज्यादा दहेज मिलना चाहिए, 10 लाख मिलना चाहिए, 8 लाख मिलना चाहिए, है ना? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? लड़की वाला पे फोर्स करते हैं कि हमको दहेज चाहिए तो चाहिए। हम उसकी कैपेसिटी को नहीं देखते हैं, उसके समस्या को नहीं देखते हैं कि आखिर वो दहेज जो ले रहा है सामने वाला व्यक्ति, वो बेटी वाला कहाँ से अरेंज करके दे रहा है? क्या अपने पूरे जीवन का कमाई अपने एक बेटी के लिए दे रहा है? और अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन का जो कमाई होगा, जो जमा पूंजी होगा, अगर अपने बेटी के लिए दे देगा
तो आगे उस व्यक्ति के साथ क्या होगा। मान लो किसी से कर्ज लेके दे दिया, ठीक है, और वो कर्ज में डूब गया, कर्ज, बेटी तो चल गई शादी होके, पैसा भी चल गया। अब अगर उसको कोई शारीरिक समस्या हो गया उस व्यक्ति को, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो ऐसे में वो तो जो कर्ज लिया था इस भरोसे कि हम कमा के सधा देंगे, तब तो कमाने लायक रहा नहीं, तो कहां से सधाएगा। अगर वो नहीं सधा पाया तो ब्याज वाले उसके घर पे आएंगे, उसका घर गिरवी रखेगा, उससे जबरदस्ती पैसा लेगा, घर भी बिक जाएगा, खेत भी बिक जाएगा, उसके पास खाने के लिए कहां से आएगा। वो तो रोड पे आ जाएगा, भीख मांगने लगेगा। अगर वो व्यक्ति रोड पे आके भीख मांगने लगेगा और आप हम उसी समाज के एक हिस्से हैं, है ना, उसको देखेंगे कि आखिर इसका इतना बदहाली, इतना सारा जमीन, इतना सारा घर, इतना सारा संपत्ति था, सब खत्म हो के आखिर ये रोड पे आया कैसे। तब आपको हमको शर्म आने लगेगा। किस बात के लिए कि अगर इस इंसान को बेटी पैदा नहीं होता तो ये इंसान कभी सड़क पे आता ही नहीं। तब उस इंसान जो अपनी बेटी की वजह से सड़क पे गया है, वो अपने बेटी को क्या मानने लगेगा, एक अभिशाप, एक श्राप मानने लगेगा, ठीक है। और अगर वो अपनी बेटी को एक श्राप मानने लगेगा तो हम समाज के लोग हैं ना, हमारा भी तो दायित्व बनता। अगर हमारी भी बेटी होगी तो हम भी दिखावा में तो उतना ही दहेज देंगे और अपना सारा आर्थिक शोषण करके लड़के वाले को दे देंगे। ऐसे में हमारे लिए भी हमारी बेटी क्या बन जाएगी, एक अभिशाप, एक श्राप। तो समाज में क्या हुआ, एक लिंग भेद, लिंग असमानता, लैंगिक असमानता आ गया बहुत बड़ा। अब सबको क्या चाहिए, बेटा चाहिए। बेटी होते ही भ्रूण हत्या। तो आप लोग सुने होंगे बचपन में कि पहले बेटी होती थी, पता चलता था, मार देता था उसको पेट में ही, या बाहर निकलते ही जाके इधर उधर फेंक देता था। समझ रहे। तो आखिर ये लड़की अभिशाप हुई कैसे। जो लड़कियां हैं अपने माता पिता के लिए, समाज के लिए एक श्राप का रूप कैसे हुआ। अब इसके जड़ तक आप पहुंचे तो हमारा जो टॉपिक है वो तो दहेज प्रथा एक अभिशाप है। लेकिन इस दहेज प्रथा की वजह से समाज में कितना बड़ा कुरीतियां व्याप्त है, कितना बड़ा सामाजिक जो परंपरा है उसमें कितना बड़ा एक दुर्भाग्य की बात व्याप्त है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। अगर समाज के लोग एक दूसरे को देख के आगे नहीं बढ़ते, देखो समाज बना ही ऐसे है, हमको दिखाना है, आपको दिखाना है, हमको आपसे ऊंचा दिखाना है, तो आपको मेरे से ऊंचा दिखना है। तो अगर दहेज प्रथा होता ही नहीं, किसी को दहेज देना ही नहीं पड़ता, तो इतना बड़ा समस्या नहीं होता। तो आप दहेज प्रथा से क्या कर रहे हैं, उसके समाधान के जड़ तक पहुंच रहे हैं। यही हमारा क्या है, रिसर्च। उसके जड़ तक पहुंचे और फाइंडिंग क्या निकला कि अगर दहेज प्रथा होता ही नहीं, अगर लैंगिक असमानता होता ही नहीं, अगर सामाजिक व्यवस्था में एक दूसरे को देख के आगे बढ़ने का परंपरा होता ही नहीं, सब अपने काम से मतलब रखते, अपने औकात के अकॉर्डिंग जीवन जीते, तो इतना समस्या होता ही नहीं। तो आप एक निष्कर्ष पे पहुंचे। वही निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, एक रिसर्च का कंक्लूजन। समझ में आया। यही है हमारा रिसर्च। समस्या के समाधान हेतु, मतलब जो व्यवहारिक समस्या है उसके समाधान हेतु हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। उसी को हम अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है एक्शन रिसर्च। क्या होता है, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का मतलब होता है टू इम्प्रूव वंस ऑन प्रैक्टिस, मतलब शिक्षक या प्रोफेशनल द्वारा कार्य में सुधार हेतु। जैसे कार्य में सुधार हेतु आप समझ गए ना। अब मान लो कि एक आप मतलब हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो हम आपको एग्जाम्पल बताए हैं ना कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो प्रोसेस होता है, टीचिंग होता है, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथड्स, वो कौन सा बेहतर है, मतलब ऑनलाइन बेहतर है कि ऑफलाइन बेहतर है। इस पे अगर हम रिसर्च करेंगे तो ये क्या हो गया, एक प्रोफेशनल काम हो गया, एक काम से आधारित, एक
काम से आधारित हम रिसर्च करेंगे उसी को हम एक्शन रिसर्च बोलते हैं। किससे आधारित? काम में सुधार हेतु अगर हम रिसर्च करेंगे उसको हम एक्शन रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है इवेल्युएटिंग रिसर्च। क्या होता है? इवेल्युएटिंग रिसर्च टू एसेस द इफेक्टिवनेस, मतलब किसी कार्यक्रम या नीति का मूल्यांकन करना। मान लो कि इवेल्युएशन रिसर्च जो होता है, मान लो सरकार एक नीति एक नया नियम लागू करने वाला है कि हम क्या करेंगे, ट्रैफिक रूल चेंज करेंगे। क्या करेंगे? ट्रैफिक रूल जो होगा उसको चेंज करेंगे। ट्रैफिक रूल में चेंज करेंगे कि जो हेलमेट पहन के नहीं निकलेगा अब उसको उसका बाइक जब्त कर लेंगे। क्या कर लेंगे? जब्त कर लेंगे। ठीक है, या कोई हम एक स्कीम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक स्कीम निकालेंगे। जैसे मान लो कि उज्ज्वला योजना निकला। क्या निकला? उज्ज्वला योजना, सरकार का एक स्कीम है उज्ज्वला योजना। इसके अंतर्गत हम गैस सिलेंडर देते हैं महिलाओं को, गैस सिलेंडर का कनेक्शन फ्री में देते हैं ना। तो इस गैस सिलेंडर का जो कनेक्शन फ्री में देना है, ये एक नीति बना। क्या बना? नीति बना। तो उस नीति का असर हुआ। हम गैस सिलेंडर देने लगे महिलाओं को। क्या देने लगे? गैस सिलेंडर सबको बांटते चले गए एकदम। और जो सिलेंडर का दाम था 400 रुपया, उसको बढ़ा के कर दिए 1200 रुपया, 3 गुना बढ़ा दिए। गैस दिए फ्री में और से गैस का दाम बढ़ा दिए। ठीक है, तो हम इस पे एक रिसर्च करवाएंगे। क्या करवाएंगे? एक रिसर्च करवाएंगे कि ये जो मेरा स्कीम था उज्ज्वला योजना, क्या ये सफल रहा, क्या ये सफल रहा या असफल रहा। ठीक है, ये सफल रहा कि असफल रहा, इस पे हम एक रिसर्च करवाएंगे। और जो हमारा नीति है उसका हम इवेल्युएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि सफल रहा कि असफल रहा। समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, स्वास्थ्य पे, लोगों के स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ा। देखिए सरकार, आपको पता होगा कि जो हम चूल्हा पे खाना बनाते हैं, ठीक है, चूल्हा जो होता है अगर उस पर हम खाना बनाते हैं, जो लकड़ी वाला, लकड़ी वगैरह जरना वाला, जलावन वाला, उससे उसमें बहुत सारा मीथेन गैस निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है। ठीक है, तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है? खतरनाक होता है। हमारे हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक होता है। तो पहले के लोग जो थे ना, खास करके महिलाएं, उनको दम्मा वाला बीमारी सबसे ज्यादा होता था। ठीक है, कौन सा बीमारी? दम्मा वाला। उसका मेन रीजन यही था कि वो चूल्हा पे खाना बनाती थी और उसका धुआं जो होता था वो सांस के रूप में लेती थी, और वो धीरे 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 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल होते होते उनको दम्मा हो जाता था। हाँ, तो ये बहुत सारा, हाँ, बहुत सारा हेल्थ इश्यूज था, इसका इम्पैक्ट था। गैस चूल्हा जो मतलब चूल्हा था, लकड़ी वाला चूल्हा। ठीक है, तो सरकार देखा कि लोगों के स्वास्थ्य में कैसे स्वास्थ्य को बेहतर कैसे किया जाए। तो लोगों को अगर इजिली हम गैस सिलेंडर अवेलेबल करवा देंगे तो उनके स्वास्थ्य में ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। लेकिन जो गैस होता है वो नेचुरल रिसोर्सेस है, तो हम नेचुरल रिसोर्सेस जब इस्तेमाल करते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेस तो एक लिमिटेड होता है ना, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। तो हम इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स भी अपनाते हैं, लेकिन तब तक हमको एक नीति हम लागू किए। नीति के लिए हम क्या करेंगे? एक मूल्यांकन करवाएंगे कि पहले जो आदमी जलावन इधर उधर से चुन चान के खाना बनाता था, अपना जीवन यापन करता था, अब उसको चाहिए क्या? कैश चाहिए, नगद चाहिए। तो पहले जो जीवन था आसान था, जलावन निकाल के मस्त खाना बना लिए, कोई जरूरी नहीं है आपके गैस सिलेंडर का और पैसा का। बिना पैसा के भी हम बस माचिस होना चाहिए, खाना बना लेंगे, नहीं तो पत्थर पे मार मार के ठोक के आग जला के खाना बना लेंगे। ठीक है, चाहे गांव में एक से आग मांग के ले आएंगे। बचपन में हम ना बहुत ये सब किए हैं, आग मांगने वाला काम किए आप लोग? नहीं, आप लोग तो शहरी लोग हैं, शहरी जीवन जीने वाले लोग। शहर में जीने वाले लोग क्या जानेंगे। लेकिन हम लोग पता है ठंडा के दिन में घूड़ा जलाने के लिए, घूड़ा जो होता है पत्ता वत्ता लकड़ी वकड़ी जो होता है, ठंडा के दिन में तापने के लिए उसको, वो अगर थोड़ा दूर पे, मतलब अब बथान है, दलान टाइप का हम लोग का बना हुआ है वहाँ पे,
और कम से कम उस एरिया में 10-15 को दलान होगा, सब अपना गाय भैंस बैल वहीं पे रखता है, भूसा उस्सा चोकर वगैरह और कुट्टी काटने वाला ठेहा वगैरह सब वहीं पे रखता है, अपना अपना जगह में सब बना रखा है दलान, ठीक है। तो सब लोग अपना ही घूरा पे बैठेगा ना, अपना अपना जलाएगा। तो हम लोग जाते थे दूर से मांग के लाते थे, मतलब मांग के लाते थे नहीं, लकड़ी लेके, लकड़ी वकड़ी होता था निकालते थे और एक चपहा पे डाल के लेके आते थे, अपना घूरा में डाल के फूक फूक करके उसको फिर अपना घूरा में आग लगा लेते थे। तब माचिस नहीं था इतना ज्यादा, घर में इस्तेमाल होता था बस, ठीक है। तो वो था, या माचिस कैरी कौन करेगा, पठान भी यहाँ से दूर है क्या? पता नहीं। तो हाँ, तो ये समझ रहे हैं ना कि हम क्या बोल रहे हैं। तो स्कीम जो निकला, क्या निकला, स्कीम जो निकला, अब स्कीम निकला तो इसका हम आर्थिक प्रभाव देखेंगे सबसे पहले। ओ मा गो, अरे यार रुक जाइए। हाँ, आर्थिक प्रभाव देखेंगे सबसे पहले कि जो हम पहले, जो हमारा जो जरूरत नहीं था पैसा का, अब हमको 900 रुपया हर महीने चाहिए गैस भरवाने के लिए, ठीक है। सामाजिक और स्वास्थ्य वाला जरूरत ये हो गया कि हमारे स्वास्थ्य में सुधार आया, स्वास्थ्य में सुधार आ गया, ठीक है। और अगर हम ये सामाजिक सुधार देखेंगे तो सामाजिक सुधार में हो गया कि हम अब सब लोग स्टैंडर्ड हो गए, क्या हो गए, हमारा स्टैंडर्ड बढ़ गया। हम जलावन चुनने जाते थे बाहर में भिखारी की तरह, अब हम नहीं चुनने जा रहे, घर में मस्त जला रहे, खा रहे, सो रहे, है ना। तो ये हमारे जीवन में एक परिवर्तन हुआ। तो इसको हम इवेल्युएट करेंगे, मतलब मूल्यांकन करेंगे कि हमारा आर्थिक जीवन में प्रभाव हुआ और सामाजिक जीवन में क्या दुष्प्रभाव हुआ, स्वास्थ्य में क्या सुधार हुआ, है ना। तो ये इवेल्युएशन वाला करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इवेल्युएटिव रिसर्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवेल्युएटिव रिसर्च। अब मान लो कि हम एनईपी 2020 आया, मतलब नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया है 2020, जिसमें हम देखते हैं कि सीबीसीएस सिस्टम लाया गया, सीबीसीएस, ठीक है, क्रेडिट बेस्ड क्या बोलते हैं इसको, क्रेडिट बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, पता नहीं, हम सी का फुल फॉर्म भूल गए। तो इसका मतलब जो है, अब क्या हो गया, पहले हम लोग देखते थे बीए वाला जो होता था ग्रेजुएशन, उसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर होता था। अब हो गया सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 8 सेमेस्टर, और पहले 3 साल का कोर्स था बीए, अब 4 साल का हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, अब हम इसको इवेल्युएट करेंगे कि ये जो हम एनईपी 2020 लागू किए, इसका क्या प्रभाव पड़ा एजुकेशन सिस्टम पे, है ना। तो एजुकेशन सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ा, इसका जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, इवेल्युएटिव रिसर्च करेंगे, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। क्या है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इसका मतलब है नई चीजों की खोज करना। क्या हो गया इसका मतलब, नई चीजों की खोज करना। हम नया चीज का खोज करेंगे, तलाशेंगे इसमें। जैसे क्या बोलते हैं वो, आप एक साइंटिस्ट है, क्या है, साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट है, ठीक है। और आप जो साइंटिस्ट है, आप क्या करेंगे, आलू लेंगे और टमाटर ले लेंगे, क्या लेंगे, नहीं, आलू और सलजम ले लेंगे, दोनों जमीन के अंदर उगने वाला वो है, सब्जी है, सलजम ले लेंगे। ये दोनों का आप क्या करेंगे, जो बीज होगा उसको मिक्स करेंगे, क्या करेंगे, बीज को मिक्स करेंगे और उसको एक साथ उगा के देखेंगे, तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा, एक नया सब्जी बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, आप नई चीजों का तलाश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नई चीजों की खोज कर रहे हैं। जैसे आप देखते हैं इसरो, नासा वगैरह जो स्पेस एजेंसी होता है, ग्रह पे जाते रहता है, नई नई, चांद पे जाता है, अपना ऑर्बिटर उतारता है, उस पे देखता है कि चांद पे पानी है कि नहीं, चांद पे जीवन का संभावना है कि नहीं। इन सब चीजों को देखेगा, नई चीजों का खोज करेगा, एक्सप्लोर करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। जैसे आपको पता नहीं है कि जो महाराजा है, दरभंगा महाराज, ठीक है, इनका जो किला है, किला के अंदर क्या है,
आपको पता नहीं है किला के अंदर क्या है, तो आप क्या करेंगे, किला के अंदर जाएंगे और उसका खोज करेंगे, तलाश करेंगे। ये क्या हो जाएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, नई चीजों का खोज करना जो आपको नहीं पता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसकी विशेषता। विशेषता क्या, अभी हम आपको बताएं सिस्टमेटिक मतलब व्यवस्थित ढंग से, संगठित रूप से हम कुछ भी अलर बलर खोज लेंगे वो रिसर्च नहीं हो जाएगा। एक सिस्टमेटिक तरीके से हम रिसर्च करते हैं। क्या करते हैं, सिस्टमेटिक मेथड से रिसर्च करते हैं। जैसे सिस्टमेटिक का क्या मतलब, सबसे पहले हम प्रॉब्लम फाइंड करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद हम एक हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। क्या होता है, परिकल्पना, मतलब हम कल्पना करते हैं। कल्पना से पहले एक मतलब जो कार्य होने वाला उससे पहले हम एक कल्पना करते हैं, उसी को हम परिकल्पना बोलते हैं। फिर हम उस जो परिकल्पना करेंगे उसके अकॉर्डिंग, जैसे हम बताएं कि हमको यूएसए जाना है ना, तो यूएसए अगर हमको जाना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक वीजा बनाना पड़ेगा। वीजा, उससे पहले भी हमको एक काम करना पड़ेगा जिसका काम है पासपोर्ट बनवाना। पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमको जो फ्लाइट होगा, फ्लाइट में क्या चाहिए, टिकट चाहिए, ठीक है। जब टिकट हो जाएगा हमारा, फिर हम क्या करेंगे, टिकट बुक कर देंगे तो घर से एक कैब करेंगे। कैब से हम जाएंगे दरभंगा एयरपोर्ट, ठीक है। दरभंगा एयरपोर्ट गए, वहाँ से फ्लाइट में चढ़े, ठीक है। फ्लाइट में चढ़ने के बाद हम दिल्ली उतरेंगे। फिर दिल्ली से हम जो फ्लाइट लेंगे तो दिल्ली से हम जाएंगे कहाँ, यूएसए। फिर हमारा यूएसए में कोई होटल बुकिंग होना चाहिए, या हम अगर किसी दोस्त के यहाँ जा रहे हैं उसके यहाँ मेरा उसका डिटेल्स होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे रह के हम अपना काम करके, तो ये हम एक क्या बना लिए, एक प्लान कर लिए, एक प्लान बना लिए। इसी प्लान को हम जस्ट प्लान बना रहे हैं, अभी गए नहीं है। और इसी प्लान बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस, मतलब परिकल्पना कहते हैं। क्या कहते हैं, परिकल्पना, ठीक है। तो एक सिस्टमेटिक मेथड से अगर हम रिसर्च करते हैं उसको हम बोलते हैं, ये आता है रिसर्च के विशेषता में, ठीक है। उसके बाद इसका कोई ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। अब आप यूएसए क्यों जा रहे हैं, यूएसए क्यों जा रहे हैं, क्या यूएसए क्यों जा रहे हैं, या आप ऑनलाइन या ऑफलाइन में क्या इम्पैक्ट करता है, कौन सा स्टडी कौन सा मेथड ज्यादा इफेक्टिव है। तो एक आपको ऑब्जेक्टिव है ना कि हमको पता करना है कि हमको कोचिंग खोलना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन खोले, क्या खोले, ठीक है। कौन सा मेथड से रिलायबल है, कौन सा ज्यादा प्रभावी है, बच्चों को कौन सा ज्यादा समझ में आता है, बेहतर समझ में आता है। तो हम क्या करेंगे, उस हमारा एक ऑब्जेक्टिव हो गया, क्या हो गया, एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि हमको ये काम करना है, ठीक है। उसके बाद निष्पक्ष भी रहना है, मतलब जो हम रिसर्च करेंगे उसमें हम बायसनेस नहीं दिखाएंगे। बायसनेस, आप बताइए बायसनेस का मतलब क्या होता है, बायस्ड का मतलब, हाँ बायस्ड का मतलब होता है पक्षपात, पक्षपात, ठीक है। जैसे हम अगर इतिहास लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अगर हम इतिहास लिखते हैं तो आप लोग को शायद नहीं पता, लेकिन हिस्ट्री वाला को हम बताए हैं कि इतिहास में ना बहुत सारा दृष्टिकोण होता है। क्या होता है, दृष्टिकोण होता है, और ऐतिहासिक दृष्टिकोण होता है। दृष्टिकोण में कुछ लोग नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस होते हैं, मतलब राष्ट्रवादी हिस्टोरियंस होते हैं। कुछ लोग मार्क्सिस्ट होते हैं, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस, ठीक है। कुछ सबाल्टर्न होते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं कॉलोनियलिज्म हिस्टोरियंस, मतलब जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस होगा वो अपने देश को क्या करेगा, सबसे ऊपर रखेगा, अपने कल्चर को सबसे ऊपर रखेगा, चाहे उस कल्चर में कितना भी बुराई क्यों ना हो। तो वो क्या किया, पक्षपात कर दिया। क्या कर दिया, पक्षपात कर दिया। वहां पे अपने सामाजिक बुराई जो है, क्या उसका जो सामाजिक बुराई है, संस्कृति में सांस्कृतिक बुराई है, उसको नहीं दिखाएगा। क्यों, इग्नोर करेगा, क्योंकि अपने देश को ऊंचा दिखाने वाला ये विचारधारा है नेशनलिस्ट। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हो गया, वो मार्क्स की बात करेगा, मतलब समाजवाद की बात करेगा। किसका बात करेगा, समाजवाद की बात करेगा। वो देश को ऊपर नहीं दिखाएगा,
देश को उच्च नहीं दिखाएगा। सबाल्टर्न वाला जो होगा वो सिर्फ निचली पिछड़ी हाशिए पे खड़े लोगों के बारे में बात करेगा, नेशंस के बारे में बात नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे समाज में बुराई है तो सिर्फ बुराई भी नहीं होता, वो अच्छाई भी होता है। तो हमको दोनों मेथड्स को देखना पड़ता है। अब एक और बेसिक एग्जांपल से समझाते हैं कि आप किसी राजा के दरबारी इतिहासकार है, क्या है, दरबारी इतिहासकार। तो दरबारी इतिहासकार जो होगा वो एक पक्षपाती इतिहासकार होगा, क्योंकि वो राजा उसको पैसा दे रहा है, खाना दे रहा है ना, राजा उसको पैसा और खाना दे रहा है, तो राजा के खिलाफ तो नहीं लिख पाएगा ना, वो राजा के विरुद्ध नहीं लिख पाएगा कि राजा ये दुराचारी है, हत्यारा है, निर्दोष लोगों को मारता है और गरीब लोगों को सताता है, ठीक है। तो ये उसके बारे में नहीं लिखेगा। और नहीं लिखने का मतलब क्या किया, पक्षपात किया। वो निष्पक्ष नहीं रहा, वो व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रहा, वो पक्षपात किया, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो हम रिसर्च करते हैं वो सत्यापन योग्य होना चाहिए, वेरीफाइएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेरीफाइएबल होना चाहिए। मान लेते हैं कि किसी टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, हम लिख दिए, हम जैसे मेरा टॉपिक है, रिसर्च टॉपिक है मेरा है लोकेटिंग साइलेंट रेवोल्यूशन इन बिहार, empowering women as a catalyst for change। ये मेरा रिसर्च टॉपिक है, ठीक है, और ये है 1990 से 2020 तक, ये मेरा रिसर्च टॉपिक है, इंग्लिश में ही है, इंग्लिश में ही लिख रहा है। तो ये मेरा जो रिसर्च टॉपिक है, हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम बिहार में ना 1990 से 2020 के बीच में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। मतलब पहले 1990 से पहले देखेंगे तो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होता था, उसमें वो 2, 4, 5, 10 की संख्या में होती थी। और आज देखो 90% महिलाएं हैं, 80% में महिलाएं हैं हायर एजुकेशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। और 30 साल में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ और कोई इसको देखा ही नहीं। इतना बड़ा क्रांति हो गया, रेवोल्यूशन हो गया, और कोई इसको नोटिस ही नहीं किया। इसलिए हम उसको नाम दिए साइलेंट रेवोल्यूशन। क्या नाम दिए, साइलेंट रेवोल्यूशन, ठीक है। अब इसी को हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया इस 30 साल में कि महिलाएं 30 साल में जो 1000 साल से आर्थिक पिछड़ेपन के शिकार थी, सामाजिक पिछड़ेपन की शिकार थी, राजनीतिक पिछड़ेपन की शिकार थी, आज देखिए सारा मुखिया औरत है, विधायक सांसद सब औरत ही हो रही है, यूपीएससी औरत टॉप, लेडीज टॉप कर रही है, कॉलेज स्कूल में महिलाएं ही महिलाएं हैं, स्कूल में ज्यादातर महिलाएं पढ़ रही है। तो इतना बड़ा परिवर्तन हो गया, कोई नोटिस नहीं किया। तो हम नोटिस किए थे, हम समझ रहे हैं। आगे चल के जब इस पे किताब उताब लिखाएगा तो कहिएगा कि रंजीत मेरे सर ही लिखे हैं, यही सर नोटिस करने वाले पहला आदमी है, और इस टॉपिक पे रिसर्च करने वाले वाकई में पहला आदमी है, ठीक है। तो इसका बहुत सारा पर्सपेक्टिव हो सकता है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बदलाव हो गया, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स में महिलाएं पार्टिसिपेट करने लगी, ठीक है, इतना सारा। उसके बाद हम देखेंगे अर्थव्यवस्था में नया नया वो इनोवेशंस होने लगा, महिलाएं दुकान करने लगी, सब्जी बेचने लगी, छोटा मोटा स्टार्टअप करने लगी, तो वो हर चीज में आगे आ गई। तो ये बहुत सारा इसका क्या है, पर्सपेक्टिव है, जिसकी वजह से रेवोल्यूशन हुआ। तो इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो हम अगर किताब लिखेंगे तो अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बदलाव हुआ, क्या हुआ, बदलाव हुआ, तो उसके लिए बदलाव होने का क्या रीजन था, गवर्नमेंट का स्कीम कि महिलाएं को साइकिल देंगे, हम ड्रेस देंगे, खाना देंगे, आने लगी बाहर।
दहेज के खिलाफ सरकार का कड़ा कदम उठाया गया, लड़की भ्रूण हत्या खत्म होने लगा, महिलाएं निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ने लगी, दहेज प्रथा पे जो एक्ट बना वो काफी स्ट्रिक्ट बना कि अगर दहेज लिए और पता चला तो पूरा परिवार सहित निपटा देंगे जेल में, तो दहेज लेना कम कर दिया, दहेज के लिए जो अत्याचार होता था वो कम सुधार हो गया। तो हम इस पे अगर रिसर्च लिखेंगे, टॉपिक पे रिसर्च लिखेंगे, रिसर्च पेपर थीसिस लिखेंगे, तो लोग उसको वेरीफाई कर सकते हैं, इसका सत्यापन कर सकते हैं कि हम किस आधार पे लिखे हैं। हम गवर्नमेंट स्कीम लिखेंगे तो आप चाहे तो गवर्नमेंट स्कीम जाके देख सकते हैं कि हाँ वाकई में गवर्नमेंट स्कीम आया जिसकी वजह से इतना बड़ा बदलाव हुआ। समझ गए? तो ये क्या हो गया, हमारा जो रिसर्च है वो सत्यापन योग्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सत्यापन योग्य होना चाहिए। अनुभवजन्य मतलब एक अनुभव के आधार पे, एक अनुभव के आधार पे वो लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बुतरू से लिखवा दिया, उसको बेसिक चीजें नहीं पता है, तो एक अनुभवजन्य होना चाहिए। हम जो लिख रहे हैं वो लॉजिकल होना चाहिए, बात तार्किक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी अटर पटर लिख दिए और उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है ना, तो बात तार्किक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, ये तो हमारा हो गया विशेषताएं। उसके बाद हम देखेंगे पॉजिटिविस्टिक अप्रोच और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। ठीक है, पॉजिटिविस्टिक और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं? प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद, है ना, यही ना? ठीक है, तो क्या नाम है उसका, जूही चली गई कि हो, जूही चावला। अच्छा, समझ में आ रहा है? चलिए, है। तो प्रत्यक्षवाद का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष जैसे साइंस, जैसे साइंस, साइंस जो अपने आंखों से देखता है, एक्सपेरिमेंट करता है, उसी पे बिलीव करता है। साइंस जो अपने आंखों से देखता है उसी पे बिलीव करता है। जैसे आपको पता है कि जो कंप्यूटर हम चला रहे हैं इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई नहीं होगा तो ये नहीं चलेगा। अब कोई बाबा आ जाए और कहने लगे कि इस कंप्यूटर को हम बिना इलेक्ट्रिसिटी का, बिना हवा, बिना पानी का चला सकते हैं, तो कोई बिलीव करेगा? वो तो अब अप्रत्यक्षवाद हो गया, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं अभी तक, तो हम इस पर ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। इसलिए प्रत्यक्षवाद का हमसे हमारा तात्पर्य है कि हम उन्हीं चीजों पे भरोसा करते हैं जो प्रूवन है, जो प्रूवन है, प्रूव्ड है। क्या है? प्रूव्ड है, सत्यापित है ना? जैसे साइंटिफिक मेथड्स, फिजिक्स का बहुत सारा, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स का रूल्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, लैब में जो हम उसको वो करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम जो पारा होता है उसको अगर हम एल्युमिनियम पे डालते हैं तो एल्युमिनियम को गलाता है कि नहीं। पारा हम खा के भी देख लेंगे कि खाने के बाद क्या इंपैक्ट होता है ना। तो ये हम एक रिसर्च करते हैं जो डायरेक्टली क्या होता है, फैक्ट, और फैक्ट के बाद जो ऑब्जर्वेशन होता है उस पे आधारित होता है। ठीक है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, निष्पक्षता होता है ना। उसके बाद वो मेजरेबल होता है कि हम उसको माप सकते हैं, साइंटिफिक होता है, वैज्ञानिक तरीके से होता है, जैसे फिजिक्स हो गया, नेचुरल साइंस हो गया। तो इसको हम किस में रखेंगे? पॉजिटिविज्म अप्रोच में, मतलब प्रत्यक्षवाद के अप्रोच में। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच, या इसको पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम इंसान के अनुभव को, ठीक है, उसके दृष्टिकोण को मान्यता देते हैं। जैसे लॉर्ड बुद्धा वो बोल के गए क्या कि अहिंसा के साथ जीवन आसान हो जाता है, अहिंसा के साथ जीवन आसान हो जाता है। ठीक है, ये बोल के गए। हमारा जो सामाजिक जीवन होता है, हमारा क्या होता है? सामाजिक जीवन होता है। इसमें हम क्या देखते हैं कि हम जैसे परिवार
परिवार में अगर हम कम बोलते हैं, एक दूसरे से कम बात करते हैं, ठीक है, और इज्जत से बात करते हैं, तो हमारा परिवार खुश रहता है। लेकिन हम लवर लवर करने लगे, आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे, रेस्पेक्ट नहीं दे, तो वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। पति पत्नी का कलेश देख लीजिए, है ना। अब कोई अनुभव जो 30 साल से शादीशुदा इंसान है ना, तो 30 साल से शादीशुदा जो इंसान है वो अपना अनुभव आपको साझा किया कि जिंदगी में सब कुछ कर लो लेकिन ब्याह मत करो। तो ब्याह करा, जीवन खत्म, आपका आजादी खत्म, आपका सुख सुविधा खत्म। अरे मतलब आप लोग को लगता होगा कि हम पक्षपाती बात कर रहे हैं, सिर्फ मेल के बारे में बोल रहे हैं। नहीं नहीं, महिलाओं का भी जीवन तबाह होता है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर महिलाएं जीवन तबाह करती है। तो अच्छा अच्छा ठीक है तो समझ रहे हैं ना बातों को, कि चाहे जो भी रीजन हो, तबाह दोनों होते हैं। तो एक 35 साल के शादीशुदा आदमी, मतलब जो 35 साल का एक्सपीरियंस है शादी का, वो अगर आपको कुछ बता रहा है तो हम उनके अनुभव के आधार पर सीख सकते हैं, है ना। उनके दृष्टिकोण को हम मान्यता देते हैं। उस तरह के अप्रोच को हम क्या बोलते हैं? पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच बोलते हैं। जैसे हमारे सुपरवाइजर होते हैं, मतलब हम जो रिसर्च करने जाते हैं, जैसे हम अभी रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर लिए, पीएचडी कर लिए, और आप मेरे अंडर में आ गए रिसर्च करने, रिसर्च स्कॉलर बन के, ठीक है, तो हम आपको बताएंगे नहीं बेटा, आप जो रिसर्च टॉपिक चूज किए हैं वो समाज को कुछ भी बढ़िया नहीं दे सकता, इसलिए इसको बदलिए, दूसरा लीजिए। तो आप इसमें क्या करेंगे? ये फिजिक्स का रूल्स तो नहीं अपनाएंगे, केमिस्ट्री का रूल्स तो नहीं अपनाएंगे, आप मेरे अनुभव को मान्यता देंगे ना, कि सर जो बोल रहे हैं अपने अनुभव के आधार पे दे रहे हैं ना, आधार पे, अनुभव के आधार पे बता रहे हैं। तो हम इस तरह के अप्रोच को क्या बोलेंगे? पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, मतलब उत्तर प्रत्यक्षवादी अप्रोच, ठीक है। चलिए, इसमें सामाजिक विज्ञान आता है क्योंकि समाज से संबंधित है। एजुकेशन होता है जो अनुभव के आधार पे ही होता है। मनोविज्ञान होता है, ये भी एक अनुभव के आधार पे ही होता है। मनोविज्ञान क्या है? पूर्ण रूप से अनुभव के आधार पे है, इंसान के मानसिक स्थिति के आधार पे है। इस पे जरूरी नहीं है कि हर चीज सब पे अप्लाई ही होता है, आपका कुछ और विचार हो सकता है ना, मानसिक विचार, हमारा कुछ और हो सकता है। ये किसका हिस्सा है? एक मनोविज्ञान का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद हम मेथड्स देखते हैं कि जो रिसर्च होता है उसका कौन कौन सा मेथड्स होते हैं। तो एक होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, आप लोग को पता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी होता है, कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं कार्य परिणाम का संबंध जानने के लिए। कि मान लो कि हम एक बहुत बड़ा स्कीम लागू करने वाले हैं, लोगों को कोरोना का वैक्सीन लगाने वाले हैं। किसका वैक्सीन? कोरोना का वैक्सीन लगाने वाले हैं। तो कोरोना के वैक्सीन लगाने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या करेंगे? एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एक्सपेरिमेंट में ना हम 100 या 500 या 1000 लोगों को चूज करेंगे, और उनको वैक्सीन बना के इस 1000 लोगों को लगाएंगे पहले, फिर देखेंगे कि इनका कोरोना ठीक हुआ कि नहीं। अगर ठीक हो गया तब हम इस वैक्सीन को पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को लगाएंगे। समझ में आया? तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया, है ना। उसके बाद हो गया डिस्क्रिप्टिव, मतलब वर्णनात्मक रिसर्च। इसमें क्या होता है कि हम व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं, केस स्टडी करते हैं। किसी चीज का हम व्याख्या करेंगे, और जैसे कोई सर्वे कर लिए कि अगर महिलाएं घर का काम करना छोड़ दे, घर का काम छोड़ के बाहर का काम करने लगे और पुरुष घर में खाना बनाने लगे, तो क्या इंपैक्ट होगा, है ना। तो एक सर्वे करेंगे हम इसका। या जैसे घर में रहने वाली महिलाएं हैं, उसका हम सर्वे करेंगे कि घर में रहने वाली जो महिलाएं होती है वो किस तरीके से अपने ऊपर सामाजिक दबाव महसूस करती है, कैसे सामाजिक दबाव महसूस करती है, कैसे आर्थिक दबाव महसूस करती है, कैसे उनको एक एक रुपया के लिए अपने पति पे
डिपेंड होना पड़ता है, पैसा का मोहताज होना पड़ता है, क्योंकि पैसा उनके हाथ में नहीं रहता है, अपने सास से मांगना पड़ता है, अपने पिता से मांगना पड़ता है। तो ये एक केस स्टडी कर सकते हैं, एक सर्वे कर सकते हैं इसी को हम, और उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, इसी को हम वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव मेथड्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हिस्टोरिकल मेथड्स। इसमें हिस्टोरिकल मेथड्स ऑब्वियसली हिस्ट्री का, जैसे पास्ट रिकॉर्ड हो गया, 1857 की क्रांति हो गई, उसको हम फिर से री एग्जामिन करेंगे, पुनः री एग्जामिन करेंगे, मतलब पुनः परीक्षण करेंगे कि उसका प्रभाव क्या रहा है ना। गांधी जी के विचारधारा पे हम फिर से क्या करेंगे, गांधी जी का विचारधारा जो है महिलाओं के प्रति वो कैसा था, इसको हम फिर से समझेंगे, है ना। दो लोगों का कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। तो ये हिस्टोरिकल मेथड्स हो गया जो हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया। और आप लोग को बताए थे एक क्वालिटेटिव मेथड्स होता है, जिसमें हम क्वालिटी की बात करते हैं। किसका बात करते हैं? क्वालिटी की बात करते हैं, गुणवत्ता की बात करते हैं। गुणवत्ता, गुणवत्ता हो गया, गुणवत्ता की बात करते हैं। ठीक है, कि मान लो कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ना, तो आप लोगों के लिए हम एक क्वेश्चनायर तैयार करेंगे। जैसे हम आप लोगों को एडमिशन के लिए एक फॉर्म भरवाए थे, गूगल फॉर्म, उसी में अगर हम क्वेश्चन डाल देते कि मेरे पढ़ाने से आप कितना सीखते हैं, कितना नहीं सीखते हैं, है ना, क्या क्या सीखते हैं, क्या वो बेहतर होता है आपके लिए, फायदा करता है क्या, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कितना बेहतर है। तो ये एक तरह का अगर हम वो मेथड्स अपनाते हैं रिसर्च के लिए, उसको हम क्वालिटेटिव मेथड्स कहते हैं, जिसमें हम क्वालिटी के बारे में जानते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स का मतलब होता है कि हम कुछ टेस्ट करवाते हैं, कुछ सर्वे करवाते हैं। जैसे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सवाल दे देंगे और देखेंगे आपका मानसिकता कैसा है, मतलब कुछ मनोवैज्ञानिक से संबंधित आपको सवाल दे देंगे और फिर देखेंगे कि इसमें 10% लोग पॉजिटिव विचार दिए और 90% लोग निगेटिव विचार दिए, है ना। तो इस तरीके का जो हम टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं उसको हम क्वांटिटेटिव, मतलब हम देखते हैं कि कितना लोग जो डेटा है उसको सपोर्ट किया और कितना लोग उसके अपोज किए। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव हो गया। फिर हम देखेंगे स्टेप है, क्या है स्टेप्स ऑफ रिसर्च, मतलब हम रिसर्च जो करते हैं उसको किस किस स्टेप में आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम ऊपर में बढ़ाए कि सबसे पहले हमको क्या चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, उसके बाद हमको वीजा चाहिए, फिर टिकट चाहिए, है ना। उसी तरीके से जो हम रिसर्च कंडक्ट करवाते हैं तो उसमें सबसे पहला काम क्या करते हैं, रिसर्च कंडक्ट जब हम करवाते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं उसके समस्या का पहचान करते हैं, जो प्रॉब्लम होता है उसका हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मेरा जो प्रॉब्लम था, हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसका क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है कि एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया। क्या हो गया, एक बदलाव कैसे हुआ, इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ, प्रॉब्लम क्या है, इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ। मेरा टॉपिक आप लोग सुने हैं ना कि जो साइलेंट रेवोल्यूशन हुआ, जो 1990 में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी और आज सबसे ज्यादा महिलाएं हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो इतना बड़ा बदलाव हुआ कैसे, प्रॉब्लम है ना। उसके बाद जो प्रॉब्लम जब हमको पता चल गया, प्रॉब्लम क्या है कि इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ, जब हमको प्रॉब्लम पता चलेगा तो हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे। क्या करेंगे, लिटरेचर रिव्यू, साहित्य समीक्षा। साहित्य समीक्षा से हमारा तात्पर्य होता है कि हम जिस बदलाव की बात कर रहे, समस्या को पहचाने हैं, क्या इस समस्या को पहले भी लोग कोई है जो इस पे पहचान चुके हैं और कुछ अपना लिख चुके हैं, कुछ रिसर्च कर चुके हैं। इसी को हम साहित्य समीक्षा बोलते हैं कि पहले से आप जो समस्या का चयन किए हैं, क्या उस समस्या पे पहले भी लोग काम कर चुके हैं, है ना। तो उस तरीके की जो समस्या होगा उसका हम पहचान करेंगे। जैसे अब मेरा जो है टॉपिक कि कैसे महिलाएं एक उत्प्रेरक के रूप में साइलेंट मौन क्रांति में भाग लिया,
1990 से 2020 के बीच में। तो इसमें क्या है कि कुछ लोग आइडेंटिफाई तो किए हैं, तो वो लिखे हैं कि राजनीति में महिलाओं का भागीदारी अचानक से बढ़ गया, क्यों बढ़ा वो लिख दिए हैं। तो कुछ राइटर होंगे वो लिखे हैं कि राजनीति में महिलाओं की जो भागीदारी हो कैसे बढ़ा। कुछ लोग लिख दिए हैं कि अर्थव्यवस्था में महिलाओं का महिलाओं का भागीदारी बढ़ गया इकोनॉमिक्स में। कुछ लोग लिखे हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में महिलाएं की भागीदारी बढ़ गई है ना। तो लेकिन संयुक्त रूप से कोई नहीं लिखा हुआ है कि आखिर इतना बड़ा परिवर्तन होने के पीछे का कारण क्या है। लिखे तो है लेकिन राजनीति में लिखे हैं, सिर्फ अर्थव्यवस्था के बारे में लिखे हैं और एजुकेशन के बारे में लिखे हैं। लेकिन हम इन लोगों को पढ़ेंगे और बताएंगे कि ये जो राइटर हैं वो लिखे तो है लेकिन सिर्फ राजनीतिक के बारे में लिखे हैं, राजनीति के बारे में लिखे हैं, ओवरऑल नहीं लिखे हैं। समझ गए? तो उसके साहित्य का हम समीक्षा करेंगे, रिव्यू करेंगे और अपने रिसर्च थीसिस में लिखेंगे। इसी को हम बोलते हैं साहित्य समीक्षा। ठीक है। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, आप लोग को बताएं कि हाइपोथेसिस कैसे है। तो इसमें हम हाइपोथेसिस क्या तैयार करेंगे? हाइपोथेसिस ये तैयार करेंगे कि हम सबसे पहले काम करेंगे कि हम इसको चैप्टर में बदलेंगे। क्या करेंगे? चैप्टर में बदलेंगे। पहला चैप्टर हमारा हो जाएगा अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, क्या बोलते हैं, शैक्षणिक संस्था में महिलाओं की भागीदारी। ऐसे करके क्या भागीदारी हुआ उसको हम लिखेंगे कि हम कैसे कैसे इस पे रिसर्च करेंगे। जैसे हम आपको पासपोर्ट वीजा के बारे में बताएं कि हमको जाना है यूएसए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। तो हाइपोथेसिस में हम यही काम करते हैं। सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन देने के बाद हम इसका एक साहित्य समीक्षा करेंगे कि कौन इस पे काम किया है। ठीक है। उसके बाद हम इसके प्रभाव को देखेंगे कि हम जो रिसर्च करेंगे इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, रिसर्च का क्या निष्कर्ष निकलेगा, है ना, उसको हम पहले लिख देंगे। उसके बाद हम एक डिजाइन तैयार करेंगे, रिसर्च डिजाइन। इसी रिसर्च डिजाइन को हम चैप्टराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैप्टराइजेशन। हम इसको चैप्टर में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? इसको चैप्टर में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम डेटा कलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? डेटा कलेक्शन करेंगे। डेटा कलेक्शन का क्या मतलब? कि हम जो लिखेंगे कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी 1990 से 2020 के बीच में कैसे बढ़ा। तो डेटा कलेक्शन में हम क्या करेंगे? डेटा कलेक्शन में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट का जो स्कीम होगा उसको हम पढ़ेंगे बढ़िया से। ठीक है। उसको लिखेंगे और फिर अपने थीसिस में उसको डालेंगे। ठीक है। फिर न्यूज आर्टिकल और जो मतलब महिलाएं होगी उनसे पूछेंगे कि आखिर आप कैसे पहले 20 साल पहले घर से बाहर नहीं निकलते थे, आज आप मोबाइल चलाने लगे, मूवी देखने जाने लगे, स्कूल कॉलेज जाने लगे, सब कुछ करने लगे। उनसे भी इंटरव्यू ले सकते हैं। तो डेटा कलेक्ट करके हम एक थीसिस लिखेंगे। फिर डेटा कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? डेटा का एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? डेटा का एनालिसिस करेंगे कि डेटा जो हम कलेक्ट किए हैं उसको किस आधार पे लिखना है, मतलब उसका विश्लेषण करेंगे कि राजनीति में हम अगर लिख रहे हैं कि आगे बढ़ा है तो कैसे बढ़ा है, अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ा है तो कैसे बढ़ा है ना। उसके बाद हम उसका व्याख्या करके और उस पर निष्कर्ष लिखेंगे कि हाँ, गवर्नमेंट का जो स्कीम था, जो 7 निश्चय योजना था, साइकिल योजना था, पोशाक योजना था, खिचड़ी योजना था और दहेज प्रथा पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन था, जिसकी वजह से महिलाएं जागरूक हुई और अपने अधिकार के लिए पढ़ने लगी, है ना, अपने अधिकार को जानने लगी और उसके लिए पढ़ने लगी। तो निष्कर्ष निकाल दिए। फिर हम एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करेंगे। फाइनल रिपोर्ट लिखेंगे कि हाँ, हम ये सब चीजें पढ़े और इसमें हम इसको एक तरीके से लिख देंगे। एक जो सिस्टमेटिक तरीका होता है, उसको लिखने के तरीके को हम सिस्टमेटिक मेथड से लिखने के जो मेथड्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग। क्या होता है? रिपोर्ट राइटिंग। कि हमको इसमें कितने मतलब अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो हमको
एक फिक्स होता है कि हमको टाइम्स रोमन नाउ में लिखना है, टाइम्स रोमन नाउ वर्ड फॉन्ट हो गया, और वर्ड फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए, है ना। लेफ्ट में हमको 3.5 सेंटीमीटर वो छोड़ना है। तो ये रिपोर्ट राइटिंग, जैसे ये आप पूरा पीपीटी दिख रहा है तो हम इधर एक मार्जिन छोड़े ना, ये मार्जिन है ना, पूरा मार्जिन पकड़ के यहाँ से भी तो हम लिख सकते थे, लेकिन नहीं, मार्जिन क्यों छोड़े? क्योंकि ये छोड़ना पड़ता है एक इवेल्युएशन के लिए, है ना। तो इस तरीके से, इस मेथड से हम क्या करेंगे, अब आपको पता है कि डायरेक्टली स्टेप और रिसर्च से एक क्वेश्चन आता है, इसमें से 4 को दे देगा पॉइंट कोई या 5 को, और कहेगा कि कौन सा पहले, मतलब पहले हम क्या आता है इसमें, पहले क्या होता है। सबसे पहले तो हम रिसर्च के प्रॉब्लम का पहचान करेंगे, हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो आप इतना पढ़ लेंगे तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम का पहचान करते हैं, फिर साहित्य समीक्षा करते हैं, फिर एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, रिसर्च डिजाइन तैयार करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, फिर लास्ट में हम लिखते हैं कंक्लूजन, और फिर हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे थीसिस या आर्टिकल राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है, क्या होता है, थीसिस या आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है। मतलब हम सब कुछ लिख, डेटा कलेक्शन कर लिए, लेकिन हम जो थीसिस लिखने जा रहे हैं, मतलब एक बुक लिखने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं, हाँ, ये जो हम एक बुक लिखने जा रहे हैं उसको हम कैसे लिखेंगे। तो आप जो बुक खोलते हैं कोई भी, तो बुक के सबसे ऊपर में क्या देते हैं, टाइटल देते हैं, क्या देते हैं, टाइटल देते हैं। जैसे मेरा जो टॉपिक है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, महिला सशक्तिकरण देंगे ना, महिला सशक्तिकरण अगर मेरा टॉपिक है, सशक्तिकरण, अगर मेरा टॉपिक ये है तो हम सबसे पहले महिला सशक्तिकरण देंगे, है ना। उस पे एक हम अब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, मतलब जो समरी होता है, जो हम पूरा नीचे में लिखने वाले हैं, उसका हम एक समरी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक समरी लिखते हैं, सारांश, समरी का मतलब होता है सारांश। हम एक सारांश लिख देते हैं कि हम पूरे रिसर्च में क्या लिखे हुए हैं, ताकि कोई इसको छोटा सा सारांश पढ़ के अंदाजा लगा ले कि वो आगे क्या पढ़ने वाला है। फिर हम उसका एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि महिला सशक्तिकरण होता क्या है, इसका क्या प्रभाव होता है ना। अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करें उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो इंट्रोडक्शन लिख दिए। फिर लिटरेचर ऑफ, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऊपर में दिखाए थे ना साहित्य समीक्षा, क्या हो गया, साहित्य समीक्षा। जब हम आपको प्रॉपर पढ़ाएंगे ना इसको, तो इसका नोट्स भी दे देंगे आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो घबराना नहीं है, ठीक है। साहित्य समीक्षा हो गया। साहित्य समीक्षा में क्या होता है, ऊपर में बताए थे कि हम जो पहले से लिखा हुआ, दूसरे राइटर के द्वारा लिखा हुआ इस पे जो लेख होता है उसको हम रिव्यू करते हैं, पढ़ के, और देखते हैं कि इसमें क्या छूटा हुआ है और क्या लिखना है, ठीक है। उसका हम एक हाइपोथेसिस तैयार करते हैं, परिकल्पना, है ना, परिकल्पना तैयार करते हैं कि हम किस तरीके से इसको लिखेंगे, है ना। उसके बाद फिर मेथोडोलॉजी लिखते हैं हम। मेथोडोलॉजी मतलब हम कौन सा शोध का विधि इस्तेमाल करने वाले हैं, कौन सा शोध विधि इस्तेमाल करने वाले हैं। ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा कि अप्लाइड रिसर्च होगा कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा कि एनालिटिकल रिसर्च होगा, कौन सा हम मेथड्स इस्तेमाल करने वाले हैं। कि हम सर्वे करेंगे, कि हम किताब से देख के लिखेंगे, कि हम ऐतिहासिक वेबसाइट साइट पे जाके लिखेंगे, जगह को जाके देख के लिखेंगे। उसके बाद मेथड लिख दिए, फिर हम डेटा एनालिसिस करेंगे, डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस एक ही होता है। तो डेटा जो हम कलेक्ट करेंगे उसका एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, ठीक है। विश्लेषण करने के बाद हम फिर फाइंडिंग्स पे जाएंगे और निष्कर्ष लिखेंगे। जो हमारा खोज होगा उस पर हम क्या लिखेंगे, निष्कर्ष, कि हम जो खोजे ये कंटेंट, इसका क्या मतलब है, ठीक है। फिर अंत में आता है रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग या बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि अगर हम एक किताब से देख के लिखे हैं, एक किताब से या न्यूज़पेपर से हम देख के इसमें कुछ कंटेंट अपने थीसिस में लिखे हैं, तो उस किताब का नाम लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, उस किताब का नाम लिखेंगे, उसका राइटर का नाम लिखेंगे, ठीक है, उसके पब्लिशर का नाम लिखेंगे, कब पब्लिश हुआ उसका ईयर लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम उसको पूरा क्रेडिट देते हैं, ताकि किसी को शक हो कि आप ये जो टॉपिक लिखे हैं, ये टॉपिक इस किताब से नहीं लिखे हुए हैं, कहीं और से,
तो किताब खोज के आपके टॉपिक से मिला लेगा। ठीक है, इसी के अंदर फुटनोट्स और ये इंड नोट्स होता है, सब आगे हम बताएंगे आपको जब इसको डिटेल्स में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो रेफरेंसिंग जो होता है उसको, हाँ, रेफरेंसिंग जो होता है उसका एक मेथड्स होता है, उसको कई मेथड्स होता है, जैसे एक एपीए फॉर्मेट हो गया। एपीए फॉर्मेट जो होता है उसमें हम सबसे पहले क्या देते हैं, सबसे पहले राइटर का नाम देते हैं, ठीक है, उसके बाद ईयर देते हैं, उसके बाद पब्लिशर का नाम, टाइटल, बुक का जो टाइटल होता है वो लिखते हैं, फिर पब्लिशर का नाम लिखते हैं, ऐसे करके हम देते हैं। तो हम इसको एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे। ठीक है, एपी, और पता इस बार ही पूछा था, ये चारों का फुल फॉर्म पूछा था, पता है आपको, पूछा था कि ये इसी बार एग्जाम में पूछा था एपीए का फुल फॉर्म क्या होता है। सुन रहे हैं, इसी बार एग्जाम में पूछ लिया था एपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। और एपीए फॉर्मेट जो होता है, स्टाइल होता है, उसको हम एजुकेशन में, साइकोलॉजी में, सोशल साइंस में इस्तेमाल करते हैं, आगे बताएंगे, नहीं समझ में आ रहा है ना तो सुन लो चुपचाप। फिर होता है एमएलए, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन होता है, इसको ह्यूमैनिटीज और लिटरेचर में हम इस्तेमाल करते हैं। जब हम आपको एक थीसिस दिखाएंगे ना, एक थीसिस दिखाएंगे, तब हम दिखाएंगे कि रेफरेंसिंग क्या होता है और कैसे लिखा जाता है, तब आपको बताएंगे कि ये एपीए फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि एमएलए फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि शिकागो में लिखा हुआ है कि हार्वर्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो एमएलए का फुल फॉर्म मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, शिकागो और टुरैबियन जो होता है वो हिस्ट्री और आर्ट्स में लिखा जाता है, हार्वर्ड जनरल एकेडमिक रेफरेंसिंग में स्टाइल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थीसिस आर्टिकल राइटिंग। फिर हम देखेंगे कि आईसीटी जो